सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम बैलेंस शीट किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन मैं कुछ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ का आना बहुत ही ज़रूरी है। आज के तारीख में क्या होता है कि हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, है ना। जैसे कि टैली पे हम काम करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। हर कंपनी अपने अपने नेचर के मुताबिक अपने अपने सॉफ्टवेयर बनवाती है और काम करवाती है। तो कहने का ये मतलब है कि हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वाउचर एंट्री करना होता है, जिससे हम लोग डेटा एंट्री कह सकते हैं। तो हम जो भी वहाँ पर डेटा एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सारा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। जैसे क्या क्या जनरेट हो जाता है, आपने बिल्कुल टैली आपने देखा ही होगा, सीखा भी होगा, काम भी करते होंगे। सारे पार्टी के लेजर्स और जितने भी एक्सपेंस, जितने भी इनकम, जो चीज़ भी है उसमें हेड बने हुए हैं, उसके सारे लेजर अकाउंट बन जाते हैं। साथ ही साथ हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ क्या, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी हमारा तैयार हो जाता है। वो ऑटोमेटिक होता है, हमें बनाना नहीं होता, हमें सिर्फ उसके अगेंस्ट में अपने बुक में एंट्री पास करनी होती है, इतना ही काम करना होता है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ डेटा एंट्री ही करते हैं और हमें अकाउंट्स को फाइनलाइज करने नहीं आता, हमें ये नहीं मालूम है कि भाई बैलेंस शीट तैयार कैसे होता है, तो हम सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर बनकर रह जाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट का जो भी इफ़ेक्ट है, अगर वो हमें मालूम हो कि क्या कुछ कैसे इसका कहाँ पर क्या असर पड़ रहा है, तो क्या होता है कि हमारा एक तो हमारे नॉलेज में भी बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ हम फ्यूचर में भी आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बैलेंस शीट से ही है। मैं पूरा आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको बैलेंस शीट तैयार करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टैली पे। ये मैंने किसी का पुराना अकाउंट्स मैंने यहाँ पर मैंने बनाया है, तो जो भी मैंने इस पर भी मैंने डेटा एंट्री ही ली है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ये सारा रिपोर्ट आप देखो ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। ये आप तो जानते ही होंगे, टैली में कुछ करना नहीं पड़ता, बस हमें वाउचर एंट्री लेनी होती है। तो ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग, नीचे का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट भी इसने निकाल के दे दिया, बराबर है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में भी जिसको जहाँ जहाँ पर होना चाहिए था वो सब अपने जगह मौजूद है, ठीक है ना। अगर इधर उधर हो तो हम उसे एडजस्टमेंट के ज़रिए हम उसे सही कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, बराबर है। मैं आपको लेजर वाइज दिखा रहा हूँ, ये देखो। और यहाँ देखोगे ट्रायल बैलेंस का ये जो आपका जो दोनों DR शेयर का जो अमाउंट है ना, यह बराबर होता है, दोनों इक्वल होता है। तो रिपोर्ट तो बन गया ना, इसका माने हमारा काम तो ख़त्म हो गया, है कि नहीं। हम जो डेटा एंट्री काम करते हैं ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट से जनरेट हो जाता है। तो भाई हमने क्या सीखा, हमें क्या आता है, क्योंकि अगर आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, वहाँ पर डेटा एंट्री का भी काम मिलता है। अगर आप डेटा एंट्री का ही काम करते रह जाओगे तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी। हर एक आदमी अपने लाइफ में इंक्रीज़ करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो जब तक हम अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं लेंगे, हमें नॉलेज नहीं होगी, तो हम फिर अपने फ्यूचर में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरी बात को समझे ना। तो हमें क्या करना होता है कि भाई ये जो ऑटोमेटिक जो बना, अगर मुझे मैनुअल बनाना होता या मुझसे कहीं पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मैं कैसे जवाब दूंगा। मेरी बात को समझे ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट ये बनता कैसे है और आपको क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ मैनुअल में। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बैलेंस शीट के लिए एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना के रखा, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, इससे आपका फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। ये तो आपको मालूम होगा ना कि जो फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है वो किससे बनाया जाता है भाई, ट्रायल बैलेंस से, ठीक। अच्छा, और ट्रायल बैलेंस आपका किससे बनाया जाता है आपको मालूम है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, बस खाली वीडियो पर आप बने रहें। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि भैया ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। अब अगर कोई फ्रेशर है
नॉन कॉमर्स है, तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भैया अकाउंट्स में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 चीज़ें। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्या है, एक्सपेंस, दूसरा इनकम, तीसरा एसेट्स और चौथा लायबिलिटीज़। अगर इन 4 चीज़ को कोई बंदा अगर इसे समझ जाता है तो फिर उसे अकाउंट्स बहुत हल्का लगने लगता है। एक्सपेंस का माने क्या होता है, अरे भैया खर्चा होता है। आपने देखा होगा कि कंपनी में, बिजनेस में ढेरों सारे खर्चे होते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बिजली बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, मोबाइल का बिल आता है। अगर वहाँ पर स्टाफ है तो कंपनी उसे सैलरी देती है, ऑफिस का ढेरों सारा खर्चा होता है। तो कहने का यह मतलब है जिस नेचर की कंपनी होती है उसी नेचर का वहाँ पर एक्सपेंस भी होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खर्चा कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। उसे पहचानना होता है। दूसरा कंपनी के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम। और इनकम किसे कहते हैं भाई, अरे जैसे कि कोई व्यापारी है, माल को बेचता है तो सेल उसके लिए इनकम हो गया। अब जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो ट्यूशन फी हमारे लिए इनकम हो गया। तो जो जिस नेचर का प्रोफेशन या बिजनेस होता है उसी टाइप का उसे इनकम भी होती है। अच्छा, अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का माने होता है भैया संपत्ति। आप देखोगे कोई भी कंपनी हो उसके पास कुछ ना कुछ संपत्ति जरूर होता है। अब बोलोगे संपत्ति क्या होता है भाई, अरे संपत्ति का माने क्या होता है, जो कंपनी के वैल्यू को बढ़ाती है। जैसे क्या होता है, कैश तो होगा उसके पास, बैंक बैलेंस तो होगा, तो ये सब क्या उसके लिए संपत्ति है। इसके साथ साथ आप देखोगे प्लांट होता है, मशीन होता है, बड़ी बड़ी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, गाड़ी होता है, साइकिल होता है। मेरी बात को समझे ना। तो ये सब कंपनी के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए बैलेंस शीट बनाने के लिए, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। नहीं तो फिर वही बार के रट्टा मार करके एंट्री करो और घर चले जाओ। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के माने क्या होता है, दायित्व। समझे ना, लायबिलिटी मतलब दायित्व, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जे का चढ़ जाना। मिसाल के तौर पे अब हमने किसी से उधार में ही माल खरीद लिया तो वो मेरा महाजन हुआ कि नहीं। हमने जब उधार में माल खरीदा है तो आज न कल मुझसे पैसा देंगे कि नहीं, देंगे ना भाई। तो इसी को तो लायबिलिटी कहते हैं कंपनी में, है ना। हमने किसी से लोन ले लिया बैंक से या किसी दूसरी कंपनी से या अपने भाई बंधु से हमने कर्जा ले लिया, तो ये कंपनी के ऊपर क्या हो गया, कर्जा। और कर्जे को अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो ये 4 चीज़ को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में भी आपको 4 चीज़ ही दिखेगा। क्या दिखेगा, 4 चीज़ ही दिखेगा। आपका 2 ही साइड होता है ना भाई ट्रायल बैलेंस में, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस के डीआर में या तो एक्सपेंस होता है या फिर एसेट्स होता है। आपने जहाँ कहीं पढ़ा होगा उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के सीआर में या तो इनकम होता है या फिर लायबिलिटी होता है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना, ये चारों चीज़ मिक्स रहता है। अब इसे ही हमें छांट करके कुछ आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और जो आइटम बच जाएगा हम उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहीं पर कैंडिडेट को दिक्कत आती है जो 11th में पढ़ते हैं या फिर वो किसी कंपनी लेवल में काम कर रहे हैं लेकिन उनका बेसिक कमज़ोर है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इशू हो जाता है कि भैया कौन सा आइटम को कहाँ बैठाएं। तो मैंने कहा ना कि रट्टा मार के भाई अकाउंट्स में काम नहीं होता है। एक बार अगर समझ जाओगे तो लाइफ टाइम आपको ये बात याद रहेगी, आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैं बात कर रहा था ट्रायल बैलेंस के डीआर में या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट्स होगा, और ट्रायल बैलेंस के सीआर में या तो इनकम होगा या फिर लायबिलिटी होगा। मेरी बात को समझे ना। और अगर एक्सपेंस होता है, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सपेंस हमारा 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। मेरी बात को समझे ना। तो ट्रायल बैलेंस के डीआर में अगर एक्सपेंस है तो इसका एंट्री कहाँ बनेगा, ट्रेडिंग के डीआर में और पीएनएल के डीआर में। ठीक है ना। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में जाएगा। मेरी बात क्लियर है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या बच जाता है भाई, हमारा एसेट्स बच जाता है। आप जानते हैं कि एसेट्स के लिए क्या है भैया, आपका बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट में क्या होता है, डीआर-सीआर नहीं होता है। एक तरफ लायबिलिटी होता है और एक तरफ एसेट्स होता है। तो जितना भी आपको ट्रायल बैलेंस के डीआर में एक्सपेंस के अलावा दिखेगा वो आपका एसेट्स ही होगा।
मैं मोटी बात बतला रहा हूँ ताकि आपको एंट्री करने में दिक्कतें नहीं आए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के सीआर बचता है। ट्रायल बैलेंस के सीआर में या तो इनकम होता है या फिर लायबिलिटी होता है। मेरी बात क्लियर है ना। अगर इनकम होगा, और इनकम भी जैसे कि मैंने कहा दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट इनकम हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में, और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के सीआर में, ठीक है। अब इसके अलावा ट्रायल बैलेंस आपका क्या बच गया, लायबिलिटी, है ना। अब जब लायबिलिटी होगा तो कहाँ जाएगा, आप बैलेंस शीट में आओगे तो इसका कॉलम बना हुआ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये भी मोटी मोटी बात कि लॉजिकली आपको याद रखनी है ताकि करके आपको किसी भी आइटम को बैठाने में आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, अब जैसे देखिए, अब ये ट्रायल बैलेंस जो बना कहाँ से बना भाई, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल सोर्स से कि अकाउंट्स का काम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ में जाके ख़त्म होता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि जर्नल एंट्री होता है। आप टैली में या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या करते हो, वाउचर एंट्री पास करते हो, या उसे हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं, यही काम करते हो ना। बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिक आपका तैयार होता है। अच्छा, तो सबसे पहला काम कहाँ से शुरू होता है, जर्नल से। अब देखिए, अब अगर जर्नल भी आपको करना है तो आपको इन तीनों चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि खाता क्या है, ये कितने तरह का होता है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि अकाउंट आपका तीन तरह का होता है ना, एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो भैया पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इस पर मेरे वीडियोस भी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। कोई भी पर्सन हो या किसी भी टाइप का कंपनी हो, वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, अरे भैया कंपनी का जो भी एसेट्स है वो हमारा रियल अकाउंट है। अब क्या बच गया, नॉमिनल अकाउंट। जो भी कंपनी का एक्सपेंस होगा या जो भी कंपनी के लिए इनकम होगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अगर और भी डिटेल में देखना है तो आप मेरा वीडियो देखिए, इस पर वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। अब उसके बाद जब टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझ गए तो गोल्डन रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। अरे भैया किसी चीज़ को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो अगर आपको गोल्डन रूल नहीं आएगा तो एंट्री करोगे कैसे, रट्टा मार के। आजकल तो वही हो रहा है। टैली में क्या होता है, डीआर-सीआर से कोई काम तो करता नहीं। आपको क्या करना है, इनवॉइस का करना है तो परचेज में गए, सेल में गए, पेमेंट गए, रिसिप्ट गए, यही काम करते हो ना। लेकिन जब उसी एंट्री को जब हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तो हम डीआर-सीआर से उसका रिप्लाई नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि हमने पढ़ा ही नहीं, और जहाँ पर हमने पढ़ा उसने पढ़ाया ही नहीं। मेरी बात को समझे ना। डेटा एंट्री तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं तो उसका कोई लॉजिक होता है, कोई रूल होता है, और उस रूल का क्या नाम है, या तो गोल्डन रूल्स या फिर मॉडर्न अप्रोच। दो में से आप किसी को भी फॉलो करो, या दोनों को जान जाते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक आपका टैली में भी वॉच एंट्री पास होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम काम करके निकल जाएं। अब जो गोल्डन रूल्स है वो क्या बोलता है, इसका रूल भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। क्या बोलता है, अकाउंट तीन तरह का, तो रूल भी कितने तरह का होगा, तीन ही तरह का होगा ना। क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर लेने वाला पर्सन या कंपनी है तो उसे डेबिट करो, और अगर देने वाला है तो क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वह एसेट है, अगर बिजनेस में आता है तो डेबिट करो, और बिजनेस से जाता है तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर कंपनी को किसी भी नेचर का एक्सपेंस हो, किसी भी तरीके से लॉस हो तो उसे डेबिट करो, और कंपनी को किसी भी तरह का इनकम हो या बढ़ोतरी हो तो क्या करो, क्रेडिट करो। यही तो रूल बोलता है। और जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो एंट्री कैसे करोगे आप ही बताओ। क्योंकि आजकल जो जिस सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम करते हैं ना, तो इसमें डीआर-सीआर से काम नहीं होता, उनका वो फॉर्मेट बना रहता है, वो डेटा एंट्री हमको उसमें करना होता है। तो हमारा बेस तो कमज़ोर हो गया ना, और इंटरव्यू में हमसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ही बताओ हमारा सिलेक्शन वहाँ पे होगा, तो नहीं होगा। अब अगर गोल्डन रूल अगर आप समझ जाते हो तो साथ ही साथ अगर मॉडर्न अप्रोच भी आप समझ जाते हो तो एंट्री करने में और भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दोनों का काम वही है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का
रिकॉर्ड अपने बुक में कैसे करना है, किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, ये 2 रूल को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जब इतना काम हो जाता है ना तो जर्नल एंट्री तो हमारा हो गया। कैसे हुआ? इस रूल के मुताबिक हुआ। उसके बाद जर्नल से हमारा क्या बनाया जाता है? लेजर, है ना। जर्नल से क्या बनाया जाता है? लेजर। अब क्या होता है, हम कंपनी में जब काम करते हैं तो दिन भर हमारा काम वही होता है कि पार्टी का लेजर देखते रहो, ठीक है, किसका कितना निकल रहा है, कहाँ से कितना लेना है और किसको कितना देना है, तो वो लेजर से पता चलता है। तो लेजर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए ना कि लेजर का कौन सा बैलेंस निकलता है, ठीक है। अब लेजर से ही बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक। अब जो ट्रायल बैलेंस में क्या पहुंचता है आपको मालूम है ना, हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पहुंचता है, हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। तो लेजर जो हम बनाते हैं ना किसी भी आइटम का, चाहे वो एक्सपेंस हो, इनकम हो, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, तो उसका बैलेंस जो होता है क्लोजिंग बैलेंस, वही हमारा ट्रायल बैलेंस में पहुंचता है। तो लेजर में या तो किसी का डेबिट बैलेंस निकलेगा या फिर किसी का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि भैया किस लेजर का कौन सा बैलेंस निकलता था। मैं आपको बता ही दूं, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप उसको देखिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि भैया जो भी एक्सपेंस होगा जब आप उसका लेजर बनाओगे तो उसका आपका डेबिट बैलेंस ही निकलेगा, ठीक है। जो भी इनकम होगा उसका क्या निकलेगा? क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। जो भी एसेट्स होगा उसका डेबिट बैलेंस निकलेगा, और जो भी लायबिलिटी होगा उसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। और वही क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पहुँचता है? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट, जो कि आज का हमारा डेमो है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखिए फाइनल अकाउंट कैसे तैयार हो रहा है, कौन सा आइटम कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है और ये हर कंपनी बनाती है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें मैंडेटरी है। पहला हो गया ट्रेडिंग, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा हो गया बैलेंस शीट, ठीक है ना। क्योंकि जो भी कंपनी ऑडिट में आ जाती है ये सब के लिए बनाना कंपलसरी है। गवर्नमेंट को हिसाब देना होता है कि भैया साल में आपको कितना प्रॉफिट होता है, जिस हिसाब के से आपको प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से आपको सरकार को टैक्स भी देना होता है। तो ये सब जो बनता है ना भाई, इसका जो सोर्स है वो वाउचर एंट्री है। तो वाउचर एंट्री से लेकर के आपका वाउचर एंट्री हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया और फाइनल अकाउंट, अगर एंड तक अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हो हम मैनुअली, तो क्या होता है ना कि हम अकाउंट्स को फाइनलाइज अच्छी तरीके से करने के काबिल हो जाते हैं। नहीं तो फिर वही जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप डेटा एंट्री करते रह जाइएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना होता है, अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे। अगर ये सारे चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है ना, तब जा कर के हमें बनाना होता है फाइनल अकाउंट। अब कौन सा आइटम कहाँ बैठाना है आपको बस इतना ही काम करना है ना। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि कौन सा आइटम का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो फिर जिस भी सॉफ्टवेयर पर आप काम करोगे, जैसे ही एंट्री पास करोगे आपको पता चल जाएगा, आपको ये मालूम रहेगा कि इसका इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग पर पड़ रहा है, प्रॉफिट लॉस पे पड़ रहा है या फिर बैलेंस शीट में पड़ रहा है। ये तभी हो सकता है जब आप शुरू से लेके एंड तक मैनुअली इसके बारे में जान रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए अब जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपका ये जो आया है क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से आया है? लेजर से। जैसे मैंने कहा था ना कि डीआर में क्या होगा, या तो एक्सपेंस या फिर एसेट्स, और सीआर में क्या होगा, या तो इनकम या फिर लायबिलिटी। अब आपको बैठाना है। अब यहाँ पर आप आ जाइए पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। इसमें डीआर होता है और उसमें सीआर होता है, बराबर है। तो आपके टीचर ने आपको ज़रूर बताया होगा कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। यानी कि डीआर में किसका खेल होगा? एक्सपेंस का। और इसके सीआर में, यानी कि ट्रेडिंग का सीआर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर, दोनों के सीआर में क्या आएगा? इनकम। इसमें कौन सा इनकम आएगा? ट्रेडिंग के डायरेक्ट इनकम, और इसमें क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। ये आपको याद रखना है, ठीक। और बाकी जो बैलेंस शीट है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि बैलेंस शीट में एक होता है लायबिलिटी का कॉलम, जो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है, वो सब यहाँ आ जाएगा। और जो भी कंपनी के पास एसेट्स है वो कहाँ आ जाएगा?
एसेट्स वाले कॉलम में। ठीक है ना, इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना, ट्रायल बैलेंस से चुन चुन करके आपको फिगर को बैठा देना। तो चलिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में हमारा कौन सा आइटम है, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग इस यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ लाके करते हैं पेस्ट, और बाकी फिगर कितना है यहाँ पर भैया है 6000। ठीक है ना, डीआर में है तो एंट्री कहाँ होगा, डीआर में ही होगा। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए हाँ भाई ये ट्रेडिंग का आइटम है, क्योंकि इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है मोटे तौर पे कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे सबसे ऊपर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, उसके नीचे परचेज, उसके नीचे परचेज रिटर्न, फिर आपका जितने भी टाइप का आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपको उसका एंट्री लेना है। ठीक है ना, और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आपका क्या आता है, ट्रेडिंग के सीआर में डायरेक्ट इनकम बोले तो सेल्स, और अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो घट जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। बाकी और भी अगर आपका कुछ डायरेक्ट इनकम है तो आप उसकी एंट्री यहाँ ले सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको बेसिक अकाउंट्स का पूरा अगर नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा कंप्लीट तौर पे मैंने ये बताने की मैंने कोशिश की है, वो लगभग 50 पेज का वो आपका पूरा नोट्स है। उसमें आपका जर्नल क्या है, किस तरीके से पास करना है, जितने भी इसमें जो रूल जो अप्लाई होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये सारा कुछ वो मैंने उसमें बताया है। आपका लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अगर ये सब कुछ अगर आपको एक ही नोट्स में अगर सीखना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक सिंपल सा छोटा सा फिगर दे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात कर रहा था फाइनल अकाउंट के। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं दूसरा आइटम हमारा क्या है, देखिए दूसरा क्या है हमारा कैपिटल। कैपिटल का सीआर में तो ये बिजनेस के ऊपर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल को कॉपी करेंगे और आ जाएंगे बैलेंस शीट में, और कहाँ चले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल पहले से यहाँ पे लिख के रखा है। तो कैपिटल का कितना फिगर है भाई, 21,000 रुपया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 21,000 इसको डाल देंगे। उसको मेन कॉलम में अभी नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, जो बाहर का कॉलम है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके साथ अगर कोई ड्राइंग्स होगा तो वो लेस होगा, अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसके साथ माइनस प्लस होगा। मेरी बात को समझ में, तब जाकर के नेट फिगर आपका कैपिटल का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा उसके बाद क्या है। अब देखिए परचेज़ है ना, परचेज़ है तो परचेज़ कहाँ जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में जाएगा, है ना, ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा। तो हम लोग यहाँ परचेज़ को कर लेते हैं कॉपी, और जो भी आपका फिगर है 11,920 रुपया है, 11,920 रुपया। अभी देखो मैंने इसे मेन कॉलम में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, कि अगर कोई रिटर्न होगा तो उससे लेस करके वो फिगर यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या, हाँ परचे, अब देखिए रिटर्न इनवर्ड है ना, रिटर्न इनवर्ड आपका डीआर में है। अब जैसे कि ये परचेज रिटर्न तो नहीं हो सकता, ये कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न। क्यों, क्योंकि सेल जब सीआर में होता है तो सेल्स रिटर्न कहाँ में होगा, डीआर में। नाम खाली यहाँ पर उसका चेंज हो गया है कि सेल्स रिटर्न की जगह पे रिटर्न इनवर्ड लिखा गया, जबकि ये क्या सेल्स रिटर्न ही है, क्योंकि ये डीआर में है ना, तो ये सेल से घट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पहले से लाके इसे बैठा देते हैं, जाके जब सेल होगा तो वो ऑटोमेटिक उससे लेस हो जाएगा। मेरी बात को समझे ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए रिटर्न ऑडवर्ड भी है 360 रुपया है ना, इसका मानिए ये परचेज रिटर्न है। परचेज कहाँ रहता है, डीआर में। तो परचेज रिटर्न जब हम लेजर बनाएंगे उसका तो कहाँ निकलेगा, उसका सीआर में बैलेंस निकलेगा, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के सीआर में पहुँचा ना। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को अगर समझना है तो लेजर को समझना पड़ेगा, और लेजर को अगर समझना है तो फिर आपको जर्नल एंट्री को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिटर्न ऑटवर्ड है ना, रिटर्न ऑटवर्ड यहाँ से कॉपी करेंगे। चलिए रिटर्न ऑटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न है कितना, अरे बाबा 360 रुपया है ना, 360 रुपया। तो 360 रुपया हो गया। अब हम लोग क्या करें, इक्वल टू मारेंगे 11,920 माइनस 360, ये आएगा। ठीक है ना, ऐसे तो ज़्यादातर लोग इसे मैनुअल ही बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सेल पे बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से ये डिस्प्ले हो सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए सेल्स है, सीआर में है, तो ये क्या हो गया, इनकम हो गया ना। तो सेल बोले तो कंपनी के लिए डायरेक्ट इनकम है, तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग के सीआर में। 30,480 रुपया है ना, 30,480 रुपया है, तो 30,480 रुपया बराबर है। और यहाँ पर क्या है, रिटर्न इनवर्ड था। अब क्या करेंगे, लेस कर दो ना, इक्वल टू दिस माइनस दिस। मेरी बात को समझे, तो नेट फिगर सेल का यहाँ पर आ गया।
चलिए, और यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा कर रखा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सेल पे भी अगर बनाना है तो कैसे आपको फार्मूला को यूज़ करना है। उसके बाद हमारा क्या, देखो कैरेज ऑन परचेज है, भाड़ा तो दिया है लेकिन परचेज पे, तो ये आपका क्या होगा, रिलेटेड टू डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, इसलिए आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और अगर रिलेटेड टू सेल कोई एक्सपेंस होता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 1120 रुपया, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, ट्रेडिंग के DAR में। तो हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे। चलिए इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ 1120 रुपये, यही था ना भाई। चलिए अब इसके बाद कैरेज ऑन सेल है, ये भी तो खर्चा DAR में है ना, लेकिन ये कौन सा खर्चा कहलाएगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कैरेज ऑन सेल को यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ जा कर के इसको बैठाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ से मैं काम शुरू करता हूँ, ठीक है। नीचे का हिस्सा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, ठीक है, 1600 रुपया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं, बहुत ही इजी है, बस आपको ये समझना है कि भाई DAR में क्या है और CR में क्या पहचानना है, और बाकी फाइनल अकाउंट में जाके उसे बांट देना है। अब देखिए ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स मालिक का पर्सनल खर्चा होता है, ठीक है। अब जो मालिक का जो पर्सनल खर्चा होता है उसे हम कहीं पर दिखा नहीं सकते एक्सपेंस के तौर पे, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं, क्योंकि ये मालिक का पर्सनल खर्चा है, उसी को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो 3200 रुपया है, हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो है ही ना 21,000, तो यहाँ पर हम क्या करें, 3200 रुपये इसमें लेस कर देंगे, तो इक्वल टू 21,000 माइनस 3200, तो घट कितना फिगर आया, 17,800, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब रेंट दिया हुआ DAR में, तो ये क्या होगा, मेरे लिए एक्सपेंस ही होगा ना, इनकम तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के DAR में है, समझ गए ना। तो रेंट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1440 रुपये कहाँ चले जाएंगे। अब जो रेंट है ये हमारा इनडायरेक्ट है, क्या है ये हमारा, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे रेंट 1440 रुपया। मेरी बात को समझे कि नहीं, क्योंकि ये हमारे ऑफिस का ही रेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसे कंसिडर किया कि भैया ये हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए जनरल एक्सपेंसेस है 1200 रुपया, तो ये भी मेरा ऑफिस का खर्चा हो जाएगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एंट्री कर देंगे 1200 रुपया। ये देखिए, बस आपको यही काम करना है, खाली आपको फिगर को बैठाना है सही जगह पे। अब नीचे क्या है, कमीशन, लेकिन देखो कमीशन कहाँ, CR में, तो ये क्या होगा, DAR में तो नहीं है ना। अगर DAR में रहता तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाता, लेकिन CR में, तो ये क्या हो गया, कंपनी के लिए इनकम हो गया। और कौन सा इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि कंपनी सेल कर रही है तो डायरेक्ट तो वो हो गया ना। अब हो सकता है कि उसने कहीं पर माल बेचवाया होगा तो उसके अगेंस्ट में उसे कमीशन मिल गया होगा, तो ये 1600 रुपये इसके लिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में कमीशन को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे CR में, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे 1600 रुपया। मेरी बात को समझे कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर अब आप आइए, अब देखिए बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस कंपनी का क्या होता है, संपत्ति होता है ना। पैसा कहीं भी हो, अगर वो रिलेटेड टू कंपनी है तो सीधी सी बात है वो कंपनी का संपत्ति है। तो बैंक बैलेंस है कितना है, 2400 रुपया, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, ट्रायल बैलेंस के DAR में या तो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट्स होगा। ये मोटी बात मैंने आपको बताई है ताकि आप मोटी बात को समझ पाओ, ताकि एंट्री करने में आपको आसानी हो। तो बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस यहाँ से उठाएंगे और चले आएंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे कॉपी पेस्ट कीजिए, कितना था भाई, 2400 रुपया, बैठा रहे हैं ना। अब और आगे आइए, देखिए कैश भी है मात्र 800 रुपया, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे लिए एसेट्स है, तो भी हम कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में ही आएंगे, 800 रुपया, क्लियर है। और हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ देखिए लोन है लेकिन DAR में नहीं है। अगर आपको कहीं पर मैनुअल अगर आपको दिया जाता है कि भाई इसे सॉल्व करके बताओ, लोन रहता सिर्फ दिया हुआ, DAR में रहता है, इसका माने हमने लोन दिया है। अगर CR में है इसका माने हमने लोन लिया है। मेरी बात को समझे ना। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ लेजर से, क्योंकि लेजर का जो बैलेंस पहुँचता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, हम उसी से पकड़ लेते हैं कि ये हमारे लिए एसेट्स है या फिर लायबिलिटी है। मेरी बात को समझे कि नहीं।
तो उलझाने के लिए भी आपका रिटन टेस्ट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लोन कहाँ है, CR में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, लायबिलिटी। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ गए। यहाँ पे लिखिए लोन, और लोन आपका कितना 1000 रुपया था रे बाबा, 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000 रुपया, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं, और आगे क्या, देखो सन्ड्री डेटर, DR में है ना। सन्ड्री डेटर बोले तो हमारा उधारी कस्टमर, हमने जिसको उधार में माल बेचा है, तो ये मेरा चलता फिरता क्या हुआ, एसेट से हुआ कि नहीं, आज न कल पैसा ला के देगा ना, है ना। तो ये सन्ड्री डेटर भी जो होता है कंपनी के लिए संपत्ति होता है, क्योंकि ये मेरा उधारी है ना भाई। तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा। कितना रुपया है, 8,000 रुपया है। तो हम लोग एसेट्स में आएंगे, सन्ड्री डेटर्स को लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 8,000 रुपया, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब ये क्या, देखो CR में, इसका माने ये मेरा महाजन हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता, महाजन। और इसे अकाउंट्स के भाषा में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो ये हम पर क्या हुआ, कर्जा हुआ कि नहीं, अरे हुआ ना भाई, हमने जिससे उधार में माल लिया है, आज न कल पैसा उसको देंगे कि नहीं, या लेके भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये देखो बिजनेस के ऊपर हमारा इतना कर्जा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ से उठाएंगे और 6160 रुपये कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, है ना, 6160 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखो बिल्डिंग है, अब ऑफिस माशाल्लाह इतनी अच्छी है, 16,000 का उसका वैल्यू है। तो बिल्डिंग क्या होता है, मेरे लिए एसेट्स है ना। तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मेरी बात को समझे कि नहीं, बस इतना सा आपको काम करना है, बहुत ही सिंपल। अगर आप ये मैनुअली समझ गए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहीं पर डेटा एंट्री भी काम कर रहे हो तो आपको कहीं पर अकाउंट्स को समझने में आपको कोई दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब क्या है, जैसे मशीन है, अब क्या कोई फर्म है उसके पास मशीन भी है, प्लांट भी है, तो ये सब क्या उसके लिए संपत्ति है कि नहीं। तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में 8,000 रुपया, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करते हैं और 8,000 रुपया, ठीक है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब क्या है, जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी क्या है भाई, टेबल कुर्सी ये सब क्या कंपनी के लिए संपत्ति होता है ना। तो फर्नीचर भी 2,000 रुपये क्या है, संपत्ति है, ठीक है। ये देखिए कितना इजी है। और आगे बढ़िए, अब देखिए डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 1,600 रुपया। डिप्रिसिएशन बोले तो कंपनी को लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ, ये जितने भी संपत्ति आप देख रहे हो ना, संपत्ति भी भैया मोटे तौर पे दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। तो डिप्रिसिएशन जो लगता है ना वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स का रूल कहता है कि जो भी आप फिक्स्ड नेचर का संपत्ति यूज़ करते हो ना, इस पर इस परसेंटेज पे वो सरकार ने दे दिया है कि कितने कितने परसेंट पे आपको इसके वैल्यू को कम करना है। क्योंकि हर चीज़ का एक लाइफ होता है ना भाई, आदमी भी हमेशा के लिए थोड़े जीता है। अब कोई भी सामान दुनिया में नहीं ऐसा बना है कि जो कि हमेशा का हमेशा रहे, आज न कल सबको ख़त्म होना ही है। तो इसीलिए कानून है कि जो भी आप फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हैं उसके वैल्यू को कम करना था। अब आप ही सोचो, जो भी हमारा संपत्ति था, मान के चलो ये भी हमारा एसेट्स था, बिल्डिंग है 16,000 रुपये का, और अभी मैं उसका वैल्यू को कम कर दूं 1,000 रुपये से, तो हमको नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा ना भाई, हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हो गया। मेरी बात को समझे। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें हर साल अपने फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो डिप्रिसिएशन जो लगा तो क्या हो गया, मेरे को लॉस हो गया ना। जब लॉस हो गया तो कौन सा लॉस हुआ, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के DR में, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के DR में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना था भैया, 1,600 रुपया। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो चलिए और आगे, अब देखो इंटरेस्ट है DR में, CR में नहीं है। अगर CR में रहता तो इनकम हो जाता, और DR में तो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो इंटरेस्ट DR में एक्सपेंस तो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट, है ना। तो यहाँ से उठाइए और 720 रुपया PNL के DR में डालिए। चलिए ये भी हमारा हो गया। और आगे आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए डिस्काउंट अलाउड है, कहाँ दिया हुआ, DR में। और यही सिर्फ आपके क्वेश्चन में रहता है डिस्काउंट, और फिगर कहाँ रहता है, CR में।
तो जो तेज़ लड़का रहेगा वो पकड़ लेगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रूल के मुताबिक अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस निकलता तो वो मेरे लिए इनकम हो जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर किसी का डेबिट बैलेंस निकलता है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन उलझाने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट अलॉर्ड बोले तो कहाँ है भैया, डीआर में है। तो डिस्काउंट अलॉर्ड है ना, तो बोले तो मेरे लिए एक्सपेंसेस तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, 80%। तो चलिए 80% यहाँ बैठाइए आप, ये भी हमारा हो गया। हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या, हॉर्स एंड कार्ट्स, है ना, टमटम घोड़ा है, पुराने ज़माने का, मान के चलो कोई कंपनी वो अभी तक टमटम घोड़ा रखे हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसके लिए संपत्ति होगा ना। तो इसके लिए संपत्ति है तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ आएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे, 1200 रुपया बैठा देंगे। ठीक है, और हम लोग आगे चलते। अब देखिए सैलरी है, कोई भी कंपनी में कोई स्टाफ तो होता ना भाई, सैलरी देती है ना, तो कंपनी को नुकसान हुआ कि नहीं, तो कौन सा नुकसान हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेटेड टू परचेज नहीं होता है, बैक ऑफिस में बंदा काम करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, वेतन हो गया। और वेतन जो होता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो बोले तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखो डीआर में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सैलरी कहाँ उठ के चला जाएगा, पीएनएल के डीआर में 1920 रुपया, है ना, 1920 रुपया। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वेजेस, अब जो मजदूरी है ये भी तो खर्चा ही है ना, लेकिन आपको पकड़ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी कंपनी में काम करो तो एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो रिलेटेड टू परचेज हो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग हो, रिलेटेड टू फैक्ट्री हो, ये सारा खर्चा क्या कहलाता है, डायरेक्ट। इसके अलावा जो बचता भैया इनडायरेक्ट। मोटी बात, 100 बात की एक बात। अगर इतना भी बात समझ जाते हो तो फिर आपको एक्सपेंस को पकड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वेजेस क्या होता है, मजदूरी है ना। अब मजदूर को मजदूरी क्यों दी जाती है, माल को तैयार करने के लिए। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। तो वेजेस आपका कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग के डीआर में। कितना रे भैया, 2080 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर आएंगे, ठीक, और यहाँ पर हम लोग बैठावेंगे 2080 रुपया। ठीक है, और आगे चलिए। चलिए अब तो हमारा काम तमाम हो गया, अब तो कुछ है नहीं। नीचे देख लेते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है, ओपनिंग स्टॉक है, तो कुछ ना कुछ माल भी तो बचा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक एंट्री दो जगह होता है, एक ट्रेडिंग के सीआर में, और यही जो स्टॉक है वो कंपनी के लिए संपत्ति है, इसलिए वो बैलेंस शीट के एसेट्स में भी दिखेगा। मेरी बात को आई समझ में, आई समझ में। तो 7880 रुपया, 7880 रुपया याद रखिएगा भैया, 7880 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है ना, 7880 रुपया। ठीक है, और यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा उठ के कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना, 7880 रुपया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। देखा आप लोगों ने हमने किस तरीके से आइटम को बैठाया। ठीक है, अब आप आइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद निकालेंगे नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है कंपनी में। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कॉलम बड़ा हो रहा है। अगर सीआर कॉलम बड़ा होगा तो सीधी सी बात है आपको इनकम होगा, और डीआर कॉलम बड़ा होगा तो सीधी सी बात है आपको लॉस हो जाएगा। कॉलम बड़ा होने का मतलब जोड़, अगर सीआर कॉलम का जोड़ बड़ा है तो इनकम होगा। मेरी बात को समझे ना, क्योंकि सेल ज़्यादा हुआ उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस कम हुआ। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अगर सीआर बड़ा होगा तो सीधी सी बात हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल जो हमारा जोड़ आ रहा है जो कितना आ रहा है भाई, 38,040 रुपया। अब मैं इसको पहले मैं हटाता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से फार्मूला लगा के रखा है। अब यहाँ पर देखोगे मेरा टोटल जो एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ है, 20,760 रुपया। इसका माने ये हुआ कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछेगा ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो टैक्स आप कितना भरोगे, तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं दिया जाता, टैक्स का कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट पे किया जाता है। मेरी बात को समझे कि नहीं। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इससे इसको घटा देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। इसके लिए मैं एक्सेल का सहारा लिया, तो इक्वल टू,
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ना, यही है ना टोटल जोड़, इसको हम लेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पर सम फार्मूला लगाएंगे और हम लोग इसे जोड़ देंगे। घट गया ना, दिस माइनस दिस। अब ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर मारिए, तो 17,280 रुपया। देखिए मेरा दोनों कॉलम इक्वल हुआ कि नहीं, ये बराबर होना चाहिए जीपी देने के बाद। तो 17,280 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब जब प्रॉफिट होगा तो इसका एंट्री कहाँ होगा, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है ना, ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR में, जस्ट उल्टे डायरेक्शन में। लॉस होता तो यहाँ आता, प्रॉफिट है तो ये यहाँ आएगा, है ना, हमें ऐसे ही बताया जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अगर प्रॉफिट हो रहा तो एंट्री कहाँ होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर लॉस होता तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रूल को आपको पकड़ कर रखना है, या तो आप गोल्डन रूल को अच्छी तरीके से समझो या फिर आपको मॉडर्न अप्रोच। अगर दोनों को समझ जाते हो तो आपके बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो चलिए ये उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिंक मैंने कर दिया है। अब आप आइए, अब मेरे को निकालना है नेट प्रॉफिट, बस वही सेम आपको फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 18,880 आ रहा है ना, CR कॉलम यही बढ़ा है ना, इसके अगेंस्ट में यहाँ देखो खर्चा कितना हुआ है, 8560 रुपया। मेरी बात को समझे, तो जो बचा मेरे लिए क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो इक्वल टू ये वाला लोगे माइनस, फिर क्या करोगे, सबको घटा दोगे, किसको, ये जितना भी एक्सपेंस हुआ, ठीक है, ये हो गया, ये देखो। तो 10,320 रुपये मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसी प्रॉफिट पे क्या होता है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है तो को लेगा, ऑफ कोर्स मालिक लेगा ना, या जो भी पार्टनर्स है या प्राइवेट लिमिटेड है, आपस में इसका शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 10,320 रुपये कहाँ चला जाएगा, ये जो बैलेंस शीट में जो आपने कैपिटल को दिखाया है ना, कैपिटल बोले तो मालिक का पैसा, मेरी बात को समझे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में लाके जोड़ देते हैं। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं। तो इक्वल टू यहाँ पर मारो, इसको लिंक कर दो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आओ, यहाँ पर क्लिक कर दो, 10,320 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ड्राइंग से जो घट के जो आया था 17,800 रुपया प्लस नेट प्रॉफिट, दोनों जोड़ के कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब जब दोनों का जब आप जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर दोनों बाय डिफ़ॉल्ट आपका इक्वल आ रहा है। और अगर बैलेंस शीट में अगर आपका कोई डिफरेंस आ जाता है तो इसका माने आपका कहीं न कहीं गलती हुआ है। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो डियर सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स, कहने का ये मतलब होता है कि सिर्फ डेटा एंट्री कर लेने से ही हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना वो कंप्यूटराइज हो गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर होता है, हमें वॉचर एंट्री पास करनी होती है, सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये भी जान लें कि भैया कौन सा रिपोर्ट किससे जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, अकाउंट्स में किस लेजर का, किस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, हमें काम भी ज़्यादा समझ में आएगा और हम अपने फ्यूचर में अकाउंट्स के फील्ड में हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बैलेंस शीट के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कतें या प्रॉब्लम अगर आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप लाइक इसे ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।